हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इन लॉजिकल मैथ। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में। और ये बताने से पहले मैं बता दूं कि हमने इस पे फर्स्ट पार्ट भी बनाया हुआ है, जो है फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक, तो आप फिजिकल मीनिंग को पहले ज़रूर देखो, उसके बाद जियोमेट्रिकल मीनिंग को देखो तो आपको समझ आएगा। और जियोमेट्रिकल मीनिंग ही आज हम लोग करेंगे। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, तो इस वजह से हो सकता है कि आज दो टॉपिक कर लें, जियोमेट्रिकल मीनिंग भी कर लें, मैक्सिमा एंड मिनिमा भी कर लें। तो जियोमेट्रिकल मीनिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को किसी चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, और वो है बाबू स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन का, ये लाइन है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है। जैसे मान लो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और इससे कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, कैसा भी कोई भी स्ट्रेट लाइन, अगर वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल थीटा बनाता है, ध्यान से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल थीटा बनाता है, देन tan theta is called slope, is known as its slope। ये देन लिखा हुआ है, बेशक आया ना बात समझ में। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन, फिर से सुनना, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैं लिख देता हूँ, आप लोगों का कोई भरोसा नहीं भैया, वैसे आप लोग तो हैं बहुत ही तेज, बट क्या भरोसा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाए। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? जो ऐसे चलता है ना। क्लॉकवाइज क्या होता है? जो ऐसे चलता है। तो उस समय tan थीटा को उस लाइन का स्लोप कहा जाता है। पक्का? बोलो क्लियर हो गया? तुम लोग सर पॉजिटिव मतलब क्या इधर? मैंने बोला नहीं, पॉजिटिव का मतलब इधर उधर नहीं होता है। लाइन तो ऐसा भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन तो ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? तुम कहोगे ये तो सर नेगेटिव एक्स में चला गया, एक्स डैश, ये एक्स, ये वाई प्राइम यानी वाई डैश, यहाँ पे एंगल थीटा। पॉजिटिव कहने का मतलब है कि जो पॉइंट है ना, वहाँ से आगे देखना है इधर, और इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे थीटा। तो भी स्लोप को हम लोग tan थीटा ही कहेंगे, tan थीटा को ही स्लोप कहा जाता है। लेकिन कब? जब एंगल को पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया जाए तब। इधर से नहीं, ऐसे कर लिए तो आपका गलत हो गया, उधर से नहीं, इधर से। बोलो क्लियर हुआ? ओके। एक और बात, सर स्लोप क्या है? अब ऐसा समझो, स्लोप जैसे समझ रहे हो ना, ऐसे ढलान देता है, ढलान, जैसे आपने सुना होगा ग्रेडियंट, स्लोप। जैसे किसी चीज़ का, मान लो रोड है, रोड कितना स्लोप है, स्टेयर है, स्टेयर कितना स्लोप है, तो ऐसे। ठीक, स्लोप को हम लोग बाबू m से डिनोट करते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है? m से। तो m इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। बोलो बात समझ आया? एक दो एग्जाम्पल कर ले बढ़िया से। ओके, π/2। ओके, सवाल क्या कह रहा है? फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स द फॉलोइंग एंगल्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर एक लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये सब एंगल बना रहे हूँ, तो उसका स्लोप कितना होगा? बहुत ही बढ़िया, चलो भाई सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं हम लोग। पहला नंबर सॉल्यूशन है अपना। सिंस हम लोग जानते हैं कि अगर कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाए तो स्लोप का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू tan थीटा। मतलब tan थीटा को ही स्लोप कहते हैं, और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है किस चीज़ से? m से। तो सिंस m इज इक्वल टू कितना लिखेगा? tan थीटा लिखिएगा।
थीटा का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है 45, पुट कर लो भैया, m इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा? tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इस वजह से स्लोप ऑफ लाइन कितना आ गया? 1। आंसर खत्म। कितना इजी है, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? 1 होता है। ठीक ठीक ठीक। सेकेंड मैं नहीं बता रहा, खुद कर लो। m इज इक्वल टू इस बार कितना हो जाएगा? tan 30 डिग्री हो जाएगा क्या? क्योंकि m इज इक्वल टू तो tan थीटा ही लिखना है। अब tan 30 के जगह पे वैल्यू कितनी आती है? tan 30 की वैल्यू आती है 1/√3। तो ये आ गया दूसरा आपका आंसर सेकंड क्वेश्चन का, m इज इक्वल टू 1/√3। थर्ड की अगर बात कर लो, मैं इसे हटा देता हूँ। थर्ड, ओहो कहाँ फंस जा रहा है माइक भी। ये रहा है आपका तीसरा, कितना है? 180 डिग्री। tan अच्छे से लिखना पड़ेगा, m इज इक्वल टू tan 180 डिग्री, m इज इक्वल टू tan थीटा। tan 180 डिग्री का क्या मतलब हुआ जी? tan 180 डिग्री ये तो उसी पे है, लाइनवे पे है। ध्यान से देखो तो एक्स एक्सिस से कोई लाइन ऐसे जाएगा तब ना, कोई लाइन ऐसे जाएगा तब ना, तब तो उसके पैरेलल ही माना जाएगा। आया कि नहीं बात समझ में? यानी कि tan 180 का वैल्यू होता है बाबू 0, तो स्लोप क्या हो गया? 0। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर पे, m इज इक्वल टू tan कितना? tan -60 डिग्री। आप ट्रिग्नोमेट्री में इतना समझते ही होंगे कि अगर tan के अंदर माइनस आता है तो माइनस बाहर चला जाता है। तो अगर ये माइनस बाहर चला जाएगा तो m की वैल्यू हो जाएगी, इस माइनस को ले लिया बाहर, अंदर क्या बचेगा? tan 60 डिग्री। अब लगा लो, इसलिए m इज इक्वल टू tan 60। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो ये हो गया वैल्यू -√3। खत्म, ये आपका आंसर हो गया। फिफ्थ की अगर मैं बात करूं, यहीं पे निपटा दिया जाए। सॉरी यही फिफ्थ था क्या? नहीं, नंबरिंग ही गलत करा है मैंने, है ना। ये देखो ये फिफ्थ है। फिफ्थ की अगर बात करूं तो m इज इक्वल टू कितना लिखना है? tan π/2। अच्छा, m इज इक्वल टू tan π/2। ओके, tan π/2 का वैल्यू कितना होता है? tan π/2 का वैल्यू होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इन्फिनिटी आप लोग 10th क्लास तक कहते आए होंगे, लेकिन अनडिफाइंड है। इनफाइनाइट यहाँ पे हम लोग भी ले लेंगे। जैसे देखो क्या है, सोचो ना भाई, सोचो, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, और आपको बोला कि ये जो लाइन है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। π/2 बोले तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो तभी बनाएगा ना जब ये लाइन ऐसे होगा, एकदम सीधा, दैट मीन्स एकदम वर्टिकल, तब तो ये एंगल 90 डिग्री बनाएगा x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब ये 90 बना देगा तो याद रखें x एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन रहता है तो उसका स्लोप होता है इनफाइनाइट, अनडिफाइंड के आसपास, ठीक है। और अगर कोई ऐसा रहे लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन ऐसा जो खुद x एक्सिस पर ही हो या x एक्सिस के पैरेलल हो, तो उसका स्लोप होता है बाबू 0। इसका स्लोप 0, इसका स्लोप इनफाइनाइट। बोलो बात समझ आया क्या? इसका स्लोप 0, इसका स्लोप इनफाइनाइट। कौन सा लाइन? परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप इनफाइनाइट, पैरेलल लाइन का स्लोप 0। मैं ज़्यादा डिटेल में स्लोप ऑफ लाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन हम लोगों को जितना जो ज़रूरत था वो मैंने कराया, ठीक। स्लोप ऑफ लाइन के बिना जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं पढ़ सकते। और तो एक बार याद कर लेते हैं, इफ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो तो m का वैल्यू कितना आएगा? 0। ओके, दूसरा पॉइंट, इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, अगर x एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तो m का वैल्यू कितना आएगा? इनफाइनाइट।
बाकी कुछ भी हो, m का वैल्यू कैसे लिखा जाएगा, m इज इक्वल टू टेन थीटा, m इज इक्वल टू टेन थीटा। बोलो बात समझ आया कि नहीं आया? ठीक, इसे भी हटाता हूँ। देखो स्लोप ऑफ लाइन तो हो गया हम लोगों का, स्लोप ऑफ टेंजेंट समझो तो क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन तो खत्म, स्लोप ऑफ टेंजेंट सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कैसा भी ग्राफ हो, कैसा भी ग्राफ हो एक्स और वाई के बीच, ऐसे मान लो टिंग, और आपको बोला गया कि इस पॉइंट पे आपको स्लोप बताना है कि उस ग्राफ के उस पॉइंट पे कितना स्लोप है। पॉइंट का नाम दे देता हूं P। तो इस पॉइंट पे स्लोप बताने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसे। टेंजेंट लाइन क्या होता है, बताइए आप लोग, टेंजेंट लाइन क्या होता है? वैसा लाइन जो ग्राफ पे 90 डिग्री पे हो, है ना, हो गया ना टेंजेंट लाइन। वैसा लाइन जो ग्राफ को टच करके निकल रहा हो, 90 डिग्री से कोई लेना देना नहीं है कि नहीं? वैसा ग्राफ, वैसा लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जो ग्राफ को टच करके निकलेगा तो टेंजेंट कहलाएगा। ये रहा है आपका टेंजेंट, और ये रहा इसका एंगल थीटा जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इस समय m बराबर टेन थीटा को स्लोप ऑफ टेंजेंट कहेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ लाइन और स्लोप ऑफ टेंजेंट में सिर्फ इतना ही अंतर है, क्योंकि टेंजेंट है क्या, टेंजेंट तो आपस में एक स्ट्रेट लाइन ही है ना, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोई भी एंगल बना सकता है। थीटा मान लो बना दिया, तो उस समय टेन थीटा को m इज इक्वल टू टेन थीटा को स्लोप ऑफ टेंजेंट कहेंगे, स्लोप ऑफ लाइन नहीं। सिर्फ लाइन की बात करेगा तो स्लोप ऑफ लाइन कहेंगे। कैसा भी ग्राफ दे दे उस पर किसी पॉइंट पे स्लोप की बात करेगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि वहाँ पे टेंजेंट ही ड्रॉ किया जा सकता है। बोलो क्लियर है? कोई बोल नहीं सर सिर्फ टेंजेंट ही क्यों? आप तो बिल्कुल अधूरा ज्ञान दे के भाग रहे हो, सिर्फ टेंजेंट ही क्यों? सिर्फ टेंजेंट ही क्यों? हम तो सेकेंड ड्रॉ करेंगे। ये रहा है आपका ग्राफ, ये रहा ऐसे पॉइंट, और ऐसे ड्रॉ करेंगे हम तो। ये रहा पॉइंट Q, पॉइंट P, और मैंने माना कि ये एंगल थीटा है एकदम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में। तो फिर m बराबर टेन थीटा नहीं लिख सकता क्या? एकदम लिख सकते हो बाबू, आप तो जीनियस बन चुके हो, हीरो बन चुके हो, आपको लिखने से कोई नहीं रोक सकता, एकदम लिख सकते हो। लेकिन इस समय इसका नाम क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ सेकेंड। मतलब मिला जुला के बात ये है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, और स्लोप ऑफ लाइन PQ लाइन का स्लोप, यानी कि मिला जुला करके ओवरऑल ये बात है कि स्लोप ऑफ लाइन ही पढ़ते हैं। वो लाइन कभी टेंजेंट बन जाता है तो इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट कहेंगे। वो लाइन कहीं सेकेंड यानी कॉर्ड बन जाएगा तो स्लोप ऑफ कॉर्ड कहेंगे। वो लाइन जो बनेगा उसका स्लोप कहेंगे। अरे भैया हाँ सर, स्लोप तो समझ आ गया। इसका ज़रा कनेक्शन बताओ आप जियोमेट्रिकल मीनिंग के साथ। हाँ भाई, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बार बार स्लोप आ जा रहा दिमाग पे। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम अपने टॉपिक पे आ गए। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव का जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट से कैसे रिलेट करता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देखें आप लोग, डिफरेंशिएशन का पार्ट 1। ओके, और वीडियोज अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना वीडियोज को। ओके, देखो स्लोप जैसे मान लो, मैं आपको समझाता हूँ। ये ले लिया एक्स एक्सिस, ये ले लिया वाई एक्सिस,
और ये ले लिया मान लो एक्स डैश, इसे बड़ा कर लूँ क्या, बड़ा कर लेता हूँ इसे ऐसे, एक्स प्राइम, ये ले लिया वाई प्राइम। और मान लो कि हमारा कैसा भी एक ग्राफ हो ऐसे, ठीक। इस ग्राफ पे कोई भी आप एक पॉइंट ले लो P, जिसका कोऑर्डिनेट ले लो x, y, ठीक। कोई भी एक पॉइंट ले लिया P जिसका कोऑर्डिनेट ले लिया x, y। और इसी ग्राफ पे एक और पॉइंट ले लो Q, जिसका कोऑर्डिनेट ले लो बाबू x प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, x से थोड़ा सा आगे, कॉमा y प्लस डेल्टा वाई। डेल्टा वाई क्या है, y से थोड़ा सा आगे। मैं समझाता हूं अभी कैसे, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। जैसे देखो ये पॉइंट x, y है, तो अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, प्रोजेक्शन डाला, तो ये पॉइंट को क्या कहेंगे x, और इस पॉइंट को क्या कहेंगे y। उसी तरह से इस पे भी तो प्रोजेक्शन डालेंगे, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे x प्लस डेल्टा एक्स। यानी कि ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी है यही डेल्टा एक्स है, चेंज इन x, चेंज इन x, ये डेल्टा एक्स है। ओके, उसी तरह से ये जो प्रोजेक्शन डाला, तो इस पॉइंट को हमने कहा y प्लस डेल्टा वाई। यानी कि ये जो दूरी है यहां से यहां तक की, यही डेल्टा वाई है, चेंज इन y। अरे दादा रे, चेंज इन y। अब ये चेंज इन x क्या है, चेंज इन y क्या है, फिर से वही चीज कहूंगा भाई, फर्स्ट पार्ट जरूर देखो। खैर यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। चेंज इन x, जैसे ये x था यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक जो चेंजिंग आया x में वो डेल्टा x माना, तो ये x है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स। इसीलिए इसके कोऑर्डिनेट लिखे हैं ऐसे। यहाँ से यहाँ तक y है और इसमें चेंजिंग आया मान लो डेल्टा y, चेंजिंग आया डेल्टा y, तो यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया y प्लस डेल्टा y। आया क्या बात समझ में। और ये जो डेल्टा y है वो y में चेंज कहलाएगा भैया, कि चेंज इन y, ठीक। तो इस PQ को मिला के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, PQ को ऐसे, आपका ऐसे आ जाएगा सीधा स्ट्रेट लाइन। जैसा भी हो आप समझ लेना बस। एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया जो किससे पास कर रहा है, पॉइंट P और Q से, और मान लो कि ये एंगल बना रहा है थीटा। मान लो कि ये एंगल क्या बना रहा है, थीटा। तो तुम सोच के देखो बाबू कि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं मिला दूँ इसे और एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूँ, तो आप जान ही रहे हो कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ऐसे एक्स एक्सिस और ऐसे पैरेलल लाइन। ये हो गया ट्रांसवर्सल लाइन। तो जो एंगल यहाँ होगा थीटा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से वो भी वहीं होगा थीटा। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल का तो नाम सुना ही होगा आपने। आप ये नहीं कह सकते सर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल नहीं सुना। तो ये थीटा, तो ये वाला पूरा एंगल कितना, थीटा। बोलो बात समझ आया क्या। ये वाला डेल्टा एक्स, तो ये भी दूरी कितना, डेल्टा एक्स, यहाँ पे नाम रख दो m। ये वाला डेल्टा वाई, तो ये डिस्टेंस भी कितना, डेल्टा वाई। तो अगर थीटा देखा जाए और यहाँ पे भी थीटा देखा जाए, तो स्लोप यानी कि m बराबर क्या लिखिएगा, tan थीटा। नहीं समझ आया, m बराबर क्या लिखिएगा, tan थीटा। और tan थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या लिखिएगा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है बाबू साइड में एकदम 10वां क्लास, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। ये मत भूलना नहीं पता, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आया, डेल्टा वाई, बेस कितना आया, डेल्टा एक्स। यानी कि m इज इक्वल टू आया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। और ये जो हुआ ना डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी कि मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। और ये जो आया चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, या
ऐसे कह लो टोटल चेंज इन y अपॉन टोटल चेंज इन x। यह हुआ स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू। देखो स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू एम बराबर टेन थीटा, गड़बड़ मत करना। स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, ठीक। लेकिन क्या ये dy बाई डी एक्स है? नहीं नहीं नहीं, ये तो टोटल चेंज इन y बटा टोटल चेंज इन x है। जबकि हम लोग dy बाई डी एक्स, मैंने बताया था कि dy बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन का मतलब चेंज इन स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x बहुत छोटा है, x बहुत छोटा है, एकदम बहुत छोटा। तो ये बहुत छोटा कैसे होगा? सोचो नाउ। अब सोचना, यहाँ से दिमाग लगाना। यहाँ तक तो आपको बहुत आसान लगा कि चलो भाई बड़ा मज़ेदार चीज़ है। यहाँ से सोचो कि अगर इफ Q टेंड्स टू P, अगर मैं इस Q पॉइंट को, ये जो पॉइंट Q है, इसको यहाँ से घसकाऊँ टिंग या P तक लाऊं, टिंग या P तक लाऊं, Q टेंड्स टू P, इसको पढ़ते हैं टेंड्स टू। काफ़ी नए नए नाम आ रहे हैं। आप लोग 11th पढ़े हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं पढ़े हैं एकदम 10वीं क्लास के जस्ट बाद आए हैं तो इसको कहते हैं टेंड्स टू, माने अप्रोच करना। जैसे जैसे Q P को अप्रोच करेगा वैसे वैसे डेल्टा x जीरो होगा, वैसे वैसे डेल्टा x जीरो होगा। नहीं, चेंज इन x तो घटेगा ना। अगर ये पॉइंट यहाँ लाइएगा यस, तो ये पॉइंट यस इस पे फॉल करेगा, और ये पॉइंट इस पे फॉल करेगा तो डेल्टा x क्या होने लगेगा? जीरो। ये भी टेंड्स टू है, डेल्टा x इक्वल टू जीरो नहीं कह सकते। और जब डेल्टा x जीरो कहलाएगा, जीरो के समीप आ जाएगा, अप्रोच करने लगेगा उसे, तो हम लोग कहेंगे देन डेल्टा y बाई डेल्टा x बिकम्स व्हाट? dy बाई डी एक्स। तो उस समय डेल्टा y बाई डेल्टा x जो है ना बाबू, वो dy बाई डी एक्स बन जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल चेंज कहलाएगा, इंस्टेंटेनियसली चेंज कहलाएगा, एक पर्टिकुलर समय पर चेंज कहलाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर की चेंज की बात कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की चेंजिंग की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल चेंजिंग की बात नहीं कर रहे हैं। टोटल चेंजिंग तो देखो बाबू डेल्टा से ही डिनोट किया जाता है, डेल्टा x डेल्टा y। लेकिन जैसे ही ये पॉइंट यहाँ आने लगेगा, मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, तो ये चीज़ ऐसे बनने लगेगा। यानी कि याद रखें, तो इस पूरे चीज़ को छोटा में लिखने का तरीका है, इस पूरे चीज़ को छोटा में लिखने का तरीका है कि जो m बराबर हो जाए ऐसे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो उसी तरह से इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक उसी तरह से जब Q P को डिनोट करेगा तो ये डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या है? ये तो टेन थीटा है ना, ये तो टेन थीटा है, और टेन थीटा किसका स्लोप है? PQ का। लेकिन जब ये छोटा हो जाएगा तो उस समय हम लोग इसे क्या कहेंगे? उस समय हम लोग इसे कहेंगे जब ये बहुत छोटा हो जाएगा तो उस समय हम लोग इसे कहेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि ये चीज़ दूसरी चीज़ बन गई है और ये अब बन गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। शायद बात समझ नहीं आया। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है dy बाई डी एक्स का, और यही इसका होता है जियोमेट्रिकल मीनिंग। इसका मतलब मैं सब कुछ हटा के एक छोटा सा लाइन लिखूंगा कि dy बाई डी एक्स यानी कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस फंक्शन के द्वारा बने ग्राफ को किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। नहीं समझ आया? एक बार और। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस फंक्शन के बने हुए ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे, यानी कि उस फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ किए गए टेंजेंट का स्लोप देता है। dy बाई डी एक्स गिव्स यू द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, या एट एनी पॉइंट कहो। तो dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। और मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको बता दिया है पहले ही कि क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्यों ये टेंजेंट ही क्यों, लाइन पी क्यू क्यों नहीं, क्योंकि लाइन पी क्यू का जो स्लोप है ना वो टोटल चेंज की बात कर रहा है, वो डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, वो डेल वाई बाई डेल एक्स है, डेल्टा वाई बाई मतलब वो डेल नहीं, डेल्टा वाई बाई डेल एक्स है। टोटल चेंज इन वाई बटा टोटल चेंज इन एक्स है, लेकिन ये डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब अ स्मॉल चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा लग रहा है कि समझा दिया। बोलो क्लियर हुआ आपको भाई साहब, क्लियर हो गई ये हैं, पक्का समझ आ गया क्या रिलेशन है। ठीक ठीक ठीक, हटा देता हूँ, जल्दी से स्क्रीन पॉज करके लिख लो। हाँ जी, तो अब आप बात करोगे कि सर स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आपने बता दिया कि डी वाई बाई डी एक्स, अगर जियोमेट्रिकल मीनिंग की बात करें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, फिजिकल मीनिंग की बात करें तो एज अ रेट मेजर यानी कि किसी चीज़ की चेंजिंग की रेट देता है कि कितने रेट से वो चेंज हो रहा है। ठीक, जरा स्लोप ऑफ टेंजेंट पे एक दो एग्जाम्पल हो जाए सर, मज़ा ही आ जाएगा। मैंने बोला ऑब्वियसली होना ही चाहिए। तो देखो भाई कुछ क्वेश्चंस कैसा है, मान लो ऐसा सवाल दे दे, फाइंड द slope of tangent at point x is equal to 2 at point x equal to 2। किस पॉइंट पे बाबू, 2 पे। if y is equal to 3x cube plus 2x square minus 4x minus 15। ये आपका ये कोई भी फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, कैसा भी फंक्शन दिया है, और इसमें x इक्वल टू 2 पे आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है। तो क्या करोगे, सॉल्यूशन बहुत ही इजी हो जाएगा। सिंस y इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15, इसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर लो, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा है, तो इसका आप डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, x के। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा dy बाई dx, इधर क्या हो जाएगा, पिछला लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, अभी ऐसे ही कर देते हैं। और ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अगर आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख रहे हैं तो आपको डिफरेंशिएशन आता ही होगा। तो ऐसे कर लो, 3x क्यूब अपॉन डी एक्स, प्लस है तो प्लस दे देंगे, 2x स्क्वायर अपॉन डी एक्स, माइनस है तो माइनस दे दिया, 4x अपॉन डी एक्स, डी माइनस ये माइनस था तो माइनस दिया, 15 अपॉन डी एक्स। तुम तो ठहरे परदेसी आ जाओ भाई, ये देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ये आ गया बाहर। ऐसा गाना गाया कि सब हंस दिए, बताओ, छी छी, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया, ठीक है। और अंदर क्या बच गया, एक्स क्यूब, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, प्लस 2 कांस्टेंट है, ये भी बाहर, एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस 4 कांस्टेंट है, ये भी बाहर, डी एक्स माइनस ये तो पूरा ही कांस्टेंट है। और सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो ये गया घर, ये कितना बचा, इसलिए dy बाई डी एक्स, इसलिए नहीं, एक और लाइन बढ़ेगा, 3 का 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का 2, ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर समझ आया ना, कैसे आया, x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, पावर साइड में और पावर में एक कम, 3 साइड में 3 में एक कम, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का ऐसे ही लगा लो, यानी कि 2 इंटू एक्स माइनस 4 का 4 इंटू डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 और माइनस 0 है ही गया। तो इस वजह से डी वाई बाई डी एक्स जो आया वो आया आपको 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस
2 × 4x - 4, ये आया डिफरेंशिएशन। और अगर इस डिफरेंशिएशन में x के जगह पे 2 रख देंगे, अगर इस डिफरेंशिएशन में x के जगह पे 2 रख देंगे तो आ जाएगा मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट। आया क्या बात समझ में? यही मैं समझा रहा था कि फंक्शन जो है उसका डिफरेंशिएशन किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यही है वो पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे dy/dx एट x = 2 = 9 × x के जगह पे 2 रखो भाई, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 - 4, एक ही बार में कैलकुलेट कर लो। 2 × 2 = 4 और 4 × 9 = 36, 36 और 4 × 2 = 8, 36 और 8, 36 और 8 कितना हो जाएगा? फटाफट बोलो। तो ये आ जाएगा 44, सॉरी 36, हाँ 44, और 44 में से 4 चला गया तो ओनली 40 आ गया ये। तो यानी कि हम लोग कहेंगे कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट m = 40 आ रहा है। कब? जब x = 2 रहेगा तब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ रहा है 40। बोलो बात समझ आया क्या? बोलो बात समझ आया क्या? तो dy/dx क्या देता है बाबू? dy/dx देता है आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट। पर्टिकुलर पॉइंट मतलब x के जगह पे 2 रख दिए तो 2 पे दे दिया, x के जगह पे 4 रख दिए तो 4 पे दे दिया। और इसका मैंने अभी जस्ट पीछे बताया कि आखिर कैसे आता है dy/dx स्लोप के बराबर, कैसे m tan थीटा के बराबर हो जाता है, कैसे Δy/Δx dy/dx में कन्वर्ट हो जाता है। बोलो बोलो, क्लियर हुआ क्या? एकदम अच्छे से, पक्का? हटा दूँ इसको? एक और सवाल करना चाहते हो? मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप करना। एट पॉइंट x = लिख लो आप -3 नहीं -1, इफ y = लिख लो आप 7x² + 5x³ - 4x + 3 या -+3। ओके, तो इसका आप करना घर पे, एक को बना लो, काफ़ी है। बस आपको बस इतना ही याद रखना है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि dy/dx जो होता है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। इसीलिए थोड़ा सा फिजिक्स में आता हूँ, ये तो आपके लिए होमवर्क हो गया। इसीलिए हम लोग कहते हैं, अगर आप पढ़े हैं आगे काइनेमेटिक्स तो ठीक है, नहीं तो सोचिए वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है फॉर्मूला dv/dt, dv/dt, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, समझना बात को, dv/dt है ना, तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ यानी कि वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ बनेगा उसका स्लोप एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि m के जगह पे ये है। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। वो भी एक्सेलरेशन कहाँ? हर जगह का नहीं, एक्सेलरेशन एवरी पॉइंट का नहीं। अब उस वीटी ग्राफ में t का वैल्यू जो रखिएगा वहाँ का देगा, या v का वैल्यू जो रखिएगा वहाँ का देगा, है ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। उसी तरह से आप वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़े होंगे, वेलोसिटी = डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है ds/dt। मतलब इसको क्या कहेंगे आप? इसको कहेंगे स्लोप ऑफ st ग्राफ। आप जरूर 9th क्लास में थोड़ा सा पढ़े होंगे, लेकिन 11th में उसका फील आता है कि नहीं? स्लोप ऑफ st ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। बोलो क्लियर? इस तरह से, है ना। तो भैया किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। ओके, फिजिक्स में आपको स्लोप निकालने नहीं आएगा, नहीं बोलेगा वो फिजिक्स में स्लोप निकालने के लिए। अगर आप नीट एस्पेरेंट हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो नीट स्लोप को तो आप छोड़ ही दो, बस स्लोप याद रखना है कि dy/dx भैया स्लोप देता है, ताकि हम फिजिक्स में उसको रिलेट कर सकें कि कहीं dv/dt मिल गया तो हम कह सकें कि dv/dt में वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ जो एक्सेलरेशन आएगा ना,
वो स्लोप देगा। कहीं ds/dt दिख गया तो हम कह सकते हैं कि st ग्राफ का जो डिफरेंशिएशन होगा यानी कि st ग्राफ का जो स्लोप होगा ना वो ये चीज़ दे देगा। ठीक है, तो ये हमारा काम है, हमें पूरी तरह से निकालना नहीं है मैथमेटिक्स की दुनिया में जाकर के। बोलो क्लियर। अब एक थोड़ा सा एक और नया कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूँ, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का। यानी कि मैं हेडिंग तो ऐसे देता हूँ, मैक्सिमा एंड मिनिमा। आपको पूरी तरह से फिजिक्स के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, अदरवाइज ये सब टॉपिक्स, ये सब चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं और जो कि 12th क्लास का है। तो आप इतना ही समझो ना, 12th क्लास का है, 11th में ही पढ़ रहे हैं। क्यों? ताकि फिजिक्स हमारा आगे चलता रहे, है ना। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, देखो ये अलग चीज़ है, दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें ख़त्म करना ही था डिफरेंशियल कैलकुलस में। तो ये लास्ट टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस का। पहले हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर हमने क्या पढ़ा? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें थोड़ा सा स्लोप लोप का अच्छे से ज्ञान लिया और इसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो भाई, देखो देखो देखो, एक्स प्राइम वाई एक्स वाई प्राइम, मान लो मैं कैसा भी ग्राफ बना दूँ, y बराबर एफ एक्स का कैसा भी ग्राफ हो, कोई भी एक फंक्शन दिया हो और ये ऐसे खूब सारा ग्राफ ऐसे बना हुआ हो, ऐसे खूब सारा ग्राफ है ना। तो इसमें जरा सोचो, ये एक ही फंक्शन का ग्राफ है, एक ही फंक्शन का आप अपना हार्ट बीट समझ लो, बढ़ा हुआ है, झुका हुआ है, जो है ना, यहीं पे काम चलाते हैं। तो ऐसे ग्राफ है। तो इस ग्राफ को जब आप ध्यान से देखोगे, ग्राफ को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा? पता चलेगा कि ये जो है ना, ये सबसे मैक्सिमम पॉइंट है। ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो सबसे मिनिमम पॉइंट है, पूरे ग्राफ का मिनिमम पॉइंट। यानी कि इस पॉइंट पे इस पूरे फंक्शन का मैं लिख देता हूँ y = f(x). इस f(x) का, इस f(x) का इस पॉइंट पे सबसे मिनिमम वैल्यू मिलने वाला है पूरे फंक्शन का, इसका, और इस पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाला है पूरे फंक्शन का। बट फिलहाल अभी हम लोग इसको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कह रहे हैं। ये पॉइंट भी अपने आप में एक मैक्सिमम पॉइंट है, उच्च पॉइंट है, लेकिन ये उच्च कोटि का पॉइंट उतना भी उच्च नहीं है कि इससे ऊपर जा सके, है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग लोकल मैक्सिमा कहेंगे और इसको भी बोल देंगे लोकल मैक्सिमा। ये भी एक मिनिमम पॉइंट है, लेकिन इतना भी मिनिमम नहीं है कि इससे नीचे आ जाए, तो ये भी लोकल मिनिमा हो गया। ये सब जितने भी आपको हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट दिख रहे हैं वो सब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है। अब लोकल का मतलब समझ आया कि लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा मतलब ये नहीं कि आप महाराष्ट्र के किसी गली के बच्चे हैं तो आप महाराष्ट्र के लोकल हो गए। वैसे बात तो सही है, लोकल ही कहलाएंगे, है ना, मुंबई के। लेकिन यहाँ पे देखो, ठीक है, तो ढेर सारे कोई भी मैक्सिमम मिनिमम। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि इस पॉइंटवा पे एगो टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाइए तो आप कैसे ड्रॉ कीजिएगा? मेरी बात समझिएगा। उस पॉइंटवा पे एगो टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाइए तो कैसे दिखाइएगा? ऐसे ही ना जी। अगर मेरा गलत होगा तो फट से कमेंट कर दीजिएगा, सर गड़बड़ा गए। हालांकि मैं गड़बड़ाऊंगा नहीं, तैयारी के साथ आया हूँ। देखो इधर, ऐसे नहीं करोगे टेंजेंट। इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे? ऐसे छू के निकल जाना है एकदम। इस पॉइंट पे कैसे ड्रॉ कीजिएगा? ऐसे। इस पॉइंट पे ऐसे। उसी तरह से हर पॉइंट पे ऐसे चला जाएगा। मैं अब ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको। आप बस इतना ऑब्जर्व करो कि चाहे आप किसी भी मिनिमा और मैक्सिमा यानी कि ऊपर वाला पॉइंट या नीचे वाले पॉइंट पे कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो टेंजेंट हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। नहीं, हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। नहीं आ रहा है ना, हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है।
और एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई स्ट्रेट लाइन हो तो भैया उसका स्लोप जो होता है ना एम, वो होता है 0। स्लोप क्या होता है? 0। क्यों? क्योंकि स्लोप बराबर एम बराबर टेन थीटा, और थीटा का मान 0 है एक्स एक्सिस से, तो स्लोप 0। अभी कुछ देर पहले बताया था स्टार्टिंग में। तो स्लोप होता है 0, और स्लोप को कहते क्या है? dy बाई डी एक्स से न कहते हैं, dy बाई डी एक्स कह लो या टेन थीटा कह लो, एक ही तो बात है। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0। टेन थीटा के भी 0, यानी कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा वो 0 आएगा। यहाँ पे भी स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ रहा है? 0 ही आ रहा है। यहाँ पे भी स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 आ रहा है। यहाँ पे भी स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ रहा है? यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। अरे दादा हो, यानी कि कहीं भी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा तो वहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल ही होगा। और वहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएशन कर दिए इस पॉइंट पे, मान लीजिए x बराबर, इसको मान लेता हूँ मैं x बराबर x1, इस पॉइंट पे x बराबर a, इस पॉइंट को मैंने मान लिया b, x बराबर b, इस पॉइंट को मान लिया x बराबर c, इस पॉइंट को मान लिया x इज इक्वल टू d। तब किसी भी पॉइंट पे जहाँ लोकल मैक्सिमा हो या फिर लोकल मिनिमा हो, और वहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएशन कर दिए, करके डिफरेंशिएशन जैसे 2 वैल्यू रखा था, तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि एट एवरी मैक्सिमा और मिनिमा, किसी भी मैक्सिमा और मिनिमा पे जो dy बाई डी एक्स आता है, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आता है, वो 0 आता है। बोलो बात समझ आया क्या? पक्का? और इसी को उल्टा लिखते हैं हम लोग, इसी को उल्टा लिखते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर 0 गिव्स यू द पॉइंट ऑफ, गिव्स यू द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। लोकल मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट देता है dy बाई डी एक्स बराबर 0। ओके, तो एक ही बात होगा कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा पे dy बाई डी एक्स 0 रहेगा, या फिर अगर dy बाई डी एक्स 0 रहा तो पॉइंट पक्का या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। ये कोई गारंटी नहीं कि एकदम मैक्सिमा हो जाएगा, या ये भी कोई गारंटी नहीं एकदम मिनिमा हो जाएगा, लेकिन वो मैक्सिमा और मिनिमा तो रहेगा, चाहे छोटा वाला हो चाहे बड़ा वाला हो। गॉट माई पॉइंट? ओके, एक सवाल करा दूं बस एक, क्योंकि मैंने बताया बहुत ज़्यादा आपको इस चक्कर में नहीं पढ़ना है। पॉइंट वेयर y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज मिनिमम। मिनिमम होगा ना? इज मिनिमम। आ गया बात समझ में? फाइंड द पॉइंट वेयर इतना इज मिनिमम। उस पॉइंट को बताना है जहाँ पे वो मिनिमम होगा इसकी वैल्यू। तो देखो कैसे बताएंगे, सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। y इज इक्वल टू कितना दे दिया? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन कर लो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएशन किया, बीच में प्लस है प्लस दिया, 3x बीच में प्लस है प्लस दिया, 5। आपको पता है मैं डिफरेंशिएशन पे आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। देखो ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर बच गया x स्क्वायर। 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर बच गया x। ये तो कांस्टेंट ही है और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। इसलिए आपका dy बाई डी एक्स क्या मिला? इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स यानी कि 2x, 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 0, ऐसा ही है। तो इसलिए dy बाई डी एक्स आपको क्या मिल गया जी? dy बाई डी एक्स मिल गया 2 2 जा 4x प्लस 3, ये आपको मिला। बट यहाँ पे क्या चेंजिंग आएगा? पॉइंट
वो देखो, हमें ये थोड़ी निकालना था, डिफरेंशिएशन तो निकालना नहीं था, हमें निकालना था कि ये किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू देगा। तो यहां पे देखो, टू गेट मिनिमम वैल्यू, टू गेट मिनिमम वैल्यू पुट व्हाट, ये वैल्यू गड़बड़ा जा रहा है, वैल्यू दिखाई दे रहा है जी, पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। क्यों पता है कि अगर dy बाई डी एक्स 0 होगा, अगर मिनिमम और मैक्सिमम है तो पक्का 0 होगा डिफरेंशिएशन। तो यानी कि इसके जगह पे 0 पुट किया, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है 4x प्लस 3, और इसको 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, यानी कि 4x इज इक्वल टू -3, इधर प्लस में है उधर गया, x इज इक्वल टू -3/4, यानी कि बाबू x बराबर -3/4 पे, x बराबर -3/4 पे ये पूरा का पूरा फंक्शन मिनिमम होगा। अगर आप ग्राफ बनाएंगे ना तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे, उल्टा बन गया, सॉरी, आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे -3/4 x इक्वल टू ये वाला पॉइंट, x इक्वल टू -3/4 निगेटिव है ना, x एक्सिस ये ओरिजिन से इधर रहेगा, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है ये वाला। बोलो बात समझ आया। अब ये ग्राफ ऐसे ही क्यों बना दिया, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा इसमें, उसे बहुत दूर की बातें हैं, कोई लेना देना नहीं है आपको मैं बेसिक मैथमेटिक्स में ही बताऊँगा, आप भी कोई लेना देना नहीं है इस पोजिशन पे, इस सिचुएशन में, तो बस ये इस तरीके से कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ सेकेंड क्या होता है, साथ में हमने सीखा कि स्लोप ऑफ लाइन का या स्लोप ऑफ टेंजेंट का जियोमेट्रिकल मीनिंग, यानी कि dy बाई डी एक्स से क्या कनेक्शन है ना, डिफरेंशिएशन से क्या कनेक्शन है। तो डायरेक्ट पता चला कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू वो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। और इस तरीके से हमने आज अपनी ये डिफरेंशिएशन का सेकंड पार्ट ख़त्म किया और साथ में डिफरेंशिएशन का लेक्चर भी ख़त्म किया फिजिक्स के लिए। ओके, सो होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे।